प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, हमारे द्वारा संचालित इन व्याख्यान श्रृंखला में प्रत्येक नए ई व्याख्यान में मैं नए चैप्टर के साथ में, नए अध्याय के साथ में आपसे बात करता हूँ और प्रत्येक ई लेक्चर में नया कोई अध्याय समझाने का प्रयास करता हूँ और आप इन्हें समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और अपनी जिज्ञासाएं, अपनी क्वेरीज मुझसे शेयर करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। तो इसी ई व्याख्यान की श्रृंखला में मैं आज आपसे ईरानी चित्रकला के पश्चात मुग़ल चित्र शैली के बारे में बताना चाहूँगा कि मुग़ल चित्र शैली कैसे भारत में आई और अपने साथ साथ किस प्रकार वह अन्य शैली, जिसको ईरानी शैली इससे पहले के व्याख्यान में हमने पढ़ा, तो ईरानी शैली की क्या क्या विशेषताओं को इन्होंने मुग़ल चित्र शैली के कलाकारों ने, मुग़ल चित्र शैली के शासकों ने किन किन देशी विदेशी तत्वों का, कला तत्वों का समावेश किया और किस प्रकार से ईरानी चित्र शैली का प्रभाव और राजस्थानी चित्र शैली के कुछ तत्व मुग़ल चित्र शैली में आए, इसका हम इस ई व्याख्यान श्रृंखला में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुग़ल चित्रकला जो है वो भी भारत ही नहीं, विश्व के कला पटल पर अपना विशेष स्थान रखती है, अपनी कलात्मकता के लिए विशेष प्रसिद्ध है। चूँकि इसका प्रादुर्भाव ईरानी चित्र शैली के से माना जाता है, लेकिन ये सभी तत्वों के, राजस्थानी, स्थानीय, ईरानी सभी तत्वों के सम्मिश्रण से इस शैली ने अपनी अलग पहचान बनाई है और इस चित्र शैली पर मुग़ल ईरानी चित्रकला के साथ साथ चीनी चित्रकारों का भी प्रभाव पड़ा और नारी चित्रण के संदर्भ में देखा जाए तो मुग़लों की दृष्टि नारी चित्रण के प्रति अलग ही रही है। मुग़ल चित्रकला में नारी चित्रण का स्थान नगण्य या नहीं के बराबर ही रहा है। मुग़ल चित्र शैली जो है वो मुग़ल शासकों के या मुग़ल साम्राज्य के समानांतर ही उसका विकास हुआ, जन्म हुआ, विकास हुआ और विकसित हुई और इसी के साथ में इसका पतन हुआ। और भारतीय कला संदर्भों में मुग़ल चित्र शैली अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि इस कला के माध्यम से देश को धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एक सूत्रता प्राप्त हुई और दूसरा, इस कला ने अपने विकास एवं निर्माण में दूसरी कला शैलियों के साथ अपना समन्वय स्थापित किया। अनेक कला प्रेमी मुग़ल शासकों ने भारत की प्राचीन कला शैलियों को संरक्षण ही नहीं अपितु संरक्षण प्रदान किया और भारतीय पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्र बनवाए, जिससे कि भारतीय सांस्कृतिक एकता को एकजुटता प्राप्त हुई। इस अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न मुग़ल शासकों के शासनकाल में मुग़ल कला शैलियों के विभिन्न पड़ावों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। पहला आता है आपका बाबर, 1526 से 1530 ईस्वी इनका शासनकाल रहा।
मुगल साम्राज्य में, भारत में मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य का स्थापना होने के साथ चित्रकला के क्षेत्र में एक नई शैली प्रकाश में आई। और बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीर उद्दीन मोहम्मद था। और बाबर के पिता फरगना प्रांत के शासक थे। उनकी माता मंगोल वंश की थी। इसी कारण बाबर का शाही वंश मुगल वंश के नाम से विख्यात हुआ। बाबर बचपन से ही महत्वाकांक्षा प्रवृत्ति का था और इसी लालसा ने, इसी प्रेरणा ने, इसी गुण ने उनको भारत पर शासन करने के लिए प्रेरित किया और सफल भी हुए। इसी प्रकार बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और इस वंश की संस्कृति और सभ्यता में भारत में सूत्रपात हुआ। बाबर स्वयं एवं कला प्रेमिक शासक था। सभी कलाओं को आदर की दृष्टि से देखता था। बाबर का महान व्यक्तित्व एवं संपूर्ण जीवन परिचय तुर्की भाषा में रचित तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा में संकलित है। उसने अपने संस्मरणों में फारसी कला एवं बिहुजात कलाकार के बारे में लिखा। उनके अनुसार बिहुजात एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित चित्र युवा चेहरे ठीक से बना नहीं पाता था। वह एक अच्छा चित्रकार तो था जो यथार्थवादी चित्र बनाने में निपुण था, परंतु उसकी मृत्यु जल्दी हो गई, ऐसा बाबर ने बिहुजात के बारे में लिखा। और भारत में जिन पुस्तकों को बाबर साथ में लाया था उसमें शाहनामा की सचित्र प्रति थी, जो आज एशियाटिक संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। हुमायूं सन 1530 से 1556 1530 से 1556 तक इनका शासनकाल रहा। यह हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ, जब वह केवल 23 वर्ष का था। प्रारंभिक दौर में हुमायूं का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा और 1530 से 40 तक वह निरंतर युद्धों में संलग्न होता रहा। और 1544 के आसपास जब हुमायूं अपने युद्ध अभियान पे जा रहा था, तब उसकी मुलाकात जो है वो तबरेज नामक से हुई। तबरेज में दो कलाकारों से हुई। तबरेज नामक स्थान पर दो कलाकारों से हुई, जिसमें एक ख्वाजा अब्दुस्समद और शिराजी और मीर सैयद अली जिनका नाम है। और अब्दुस्समद जो था वो पशु चित्रण करने में पारंगत था, तो मीर सैयद अली जो है वो ग्रामीण चित्र करने में पारंगत था। बाद में चित्रकार अच्छी कलाकृति बनाने के संदर्भ में, अच्छी चित्रकला बनाने के संदर्भ में दरबार में इनको दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त किया गया। हुमायूं का सभी कलाओं के प्रति आकर्षण था, किंतु चित्रकला में उसे विशेष रुचि थी। वह अपने युद्ध अभियानों के दौरान सचित्र पुस्तकें अपने साथ में रखता था और फुर्सत जब होती थी उसे समय तो वो उनको देखता था। हुमायूं के संरक्षण में दास्तान एक अमीर हज्जा और हजमनामा का निर्माण हुआ। हजमनामा के चित्रों को मुगल ग्रंथ का उद्गम ग्रंथ भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त दास्तान मीर हमजा और मासिर उल अमरा भी हुमायूं के शासनकाल में चित्रित ग्रंथ माने गए हैं। हुमायूं के काल के प्रमुख चित्रों में एक चित्र में हुमायूं के वंशजों को ऊपर और हुमायूं को नीचे बैठे चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह चित्र मीर सैयद अली ने अपने बादशाह के लिए बनाया था। अब आपका अगला जो शासक है, मुगल शासक, मुगल चित्रकला शैली के संदर्भ में, वो है अकबर।
इनका शासनकाल रहा है 1556 ईस्वी से 1606 ईस्वी। ये मात्र 13 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठे। और इनका जन्म जो है, अकबर का जन्म जो है वो 1542 में हुआ। प्रारंभिक काल अकबर अपने सैन्य अभियानों में प्रारंभिक में व्यस्त रहा, किंतु उसके पश्चात उसने भारत के सांस्कृतिक उत्थान और संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। चित्रकला जो मुस्लिम धर्म में है की दृष्टि से देखी जाती थी या निषेध था, उसमें अकबर ने अपनी रुचि बताई और कलाकारों को प्रेरित किया। अकबर के शासनकाल में उत्तरी भारत में एक विस्तृत और समृद्ध साम्राज्य स्थापित हो गया और इसी वातावरण में ललित कलाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ। अनेक कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों आदि उसके दरबार में उनका जमावड़ा जिसको कहते हैं वो लगा रहता था। और अकबर की चित्रशाला में अधिकतर हिंदू चित्रकार थे। अकबर के कला प्रेम में के उदाहरण हमें अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में देखने को मिलता है, और जिसमें अकबर के कला प्रेम होने का हमें संदर्भ मिलते हैं। और उसने अपने दरबार में बड़े बड़े कलाकारों को आश्रय प्रदान कर रखा था। आईने अकबरी के ही अनुसार बादशाह अकबर स्वयं अपनी मुखाकृति या छवि बनाने के लिए बैठता था और चित्रकारों से अपने पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र बनवाता था। अकबर के शासनकाल में 100 से अधिक कलाकारों को उसने आश्रय दे रखा था, जो फतेहपुर सीकरी और अन्य चित्रशालाओं में कार्यरत थे। बादशाह अकबर उच्च कोटि के कलाकारों को इनाम भी देता था। और उसके अनुसार बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके अनुसार कलाकारी एकमात्र ऐसा उत्तम प्रकृति का होता है जिसमें ईश्वर को हृदयगम कराने की क्षमता होती है, यानी कि ईश्वर का भी वो हमें दर्शन करा सकता है। कलाकार के पास में ऐसी बुद्धि होती है, ऐसा कौशल होता है कि वो कलाकारों को भी ईश्वर को भी, परमात्मा को भी वो चित्रित कर सकता है। अकबरकालीन मुगल चित्रशैली में ईरानी, कश्मीरी, राजस्थानी इन 3 शैलियों का समन्वय पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कई यूरोपीय तथा चीनी प्रभाव भी देखने को मिलता है। 15वीं सदी में पुर्तगालियों के भारत आगमन के पश्चात भारतीय कला में पश्चिमी प्रभाव प्रबल हुआ। अकबर ने अपने शासनकाल में अनेक भारतीय और अभारतीय ग्रंथों का चित्रण करवाया। इसमें अनेक चित्र कपड़े तथा कागज पर बने हुए हैं। कुछ चित्रों का आकार सामान्य आकारों से बड़ा होता था। तो अब हम अध्ययन करेंगे अकबर के समय में चित्रित ग्रंथ कि अकबर में समय में कौन कौन से ग्रंथ चित्रित किए गए। इसमें अभारतीय कथाओं के चित्र, जिसमें पहला है दास्तान अमीर हमजा, जिसको हमजानामा भी कहते हैं। अकबरकालीन सभी ग्रंथों में हमजानामा चित्रावली बहुत प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के चित्रों का निर्माण कपड़े पर चढ़ाए गए कागज पर किया गया है। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है, जो पहले हजरत के विरोधी थे, बाद में उनके अनुयायी बन गए और उन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों कार्य किए। कुछ विद्वानों के अनुसार इस ग्रंथ के कुछ प्रेम विषयक चित्र हुमायूं के समय बने थे, किंतु प्रसिद्ध कलामर्मज्ञ श्री राय कृष्णदास के अनुसार इसे पूर्णतः अकबर शासन काल में ही चित्रित किया गया। और इस ग्रंथ के कुछ चित्र जो है वो भारतीय चित्रशैली के हैं, जिनका उल्लेख राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभ में किया जा चुका है। इस कथा चित्र में 360 कहानियाँ हैं। दास्तान अमीर हमजा 360 कहानियाँ हैं, जिसे बादशाह अकबर अंतःपुर की बेगमों को बड़े शौक से सुनाता था। उसने इन कहानियों को शुरू से लेकर अंत तक चित्रित करवाया। इसमें लगभग 2400 चित्रों का संग्रह है। प्रत्येक चित्र के सम्मुख भाग पर मुंशी ने विवरण लिखे हैं। बीजात के समकक्ष कलाकारों ने इन चित्रों को तैयार करवाया, जो बाद में
ख्वाजा अब्दुल समद की देखरेख में पूर्ण हुआ और अमीर हमजा फारसी प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो कृपया, तो प्रिय विद्यार्थियों, इन PDF नोट्स को, लेक्चर को अधिकतर देखें, पुनः देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लें। धन्यवाद।